नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लाइंट्स। ये दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट इन पर्सनल फाइनेंस को समझ के। आप देखें कि जब भी व्यक्ति इनकम कमाता है और जब उस इनकम को वो स्पेंड करता है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस का होना ज़रूरी है। वहीं पे अगर इसके बीच में एक ज़रा सा भी मिसमैच पाया गया तो वो व्यक्ति है उसको लोन लेना पड़ सकता है। और ये जो लोन है बहुत कॉस्टली होता है एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि ये इनके फ्यूचर की सेविंग्स को अफेक्ट करता है। तो एक प्रॉपर कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। और एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आप अपने सभी क्लाइंट्स को जो है कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद करेंगे। इसका पहला स्टेप है हाउस होल्ड बजट तैयार करना। क्योंकि जब आप एक हाउस होल्ड बजट तैयार करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके क्लाइंट की जो इनकम के क्या क्या सोर्सेस हैं और उस इनकम को वो किस तरह से अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर ए और मिसेस बी की जो है शीट बन के तैयार है। यहाँ पे जो है उन्होंने इनकम लिख दी, उनकी इनकम के क्या सोर्सेस हैं, ग्रॉस सैलरी जो है उनकी जो आ रही है वो मेंशन कर दिया, उनकी जो अलग से इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है उसे मेंशन किया है। और नंबर 2 में आप देख सकते हैं इनके एक्सपेंसेस को इन्होंने डिवाइड करके लिखा है। कुछ होते हैं एक्सपेंसेस जिससे कि जो है कोई छोड़ नहीं सकता, जैसे कि मैंडेटरी एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि पीएफ में पैसा जमा करना, टैक्स का पैसा देना, वहीं पे लोन को रीपे करना। तो ये ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, इससे आप जो है छोड़ नहीं सकते, तो उसे मेंशन कर दिया। वहीं पे एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस जो लोग दे रहे हैं तो उनको ग्रॉसरी का पैसा लगना है, फीस और एजुकेशन की जानी है, वहीं पे रेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीफोन, इंटरनेट इत्यादि में जो भी खर्चे होते हैं एसेंशियल रूप में तो वो मेंशन कर दिए। वहीं पे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस इकलौता ऐसा एक्सपेंस है जहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट में आप क्या खर्चे कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में कौन से खर्चे कर रहे हैं। अगर वहीं पे कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो वो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी जो है वहाँ पे एक लिमिटेड रूप में ही कंट्रोल को आप कर सकते हैं। वहीं पे टोटल एक्सपेंसेस लिख दिया है इन्होंने शीट में। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे हैं, लगभग 10,000 का मिस्टर ए और 8,000 का मिसेस बी कर रही हैं, तो टोटल इनका इन्वेस्टमेंट जो है 18,000 निकल कर आया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके लास्ट कॉलम्स में नेट इनकम मेंशन किया। अब नेट इनकम इन्होंने कैसे कैलकुलेट की है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं 1 - 2 + 3 किया है, तो 1 यहाँ पे क्या है, टोटल इनकम का जो अमाउंट है उसमें से 2 और 3 को उन्होंने माइनस किया है। एक तो पीएफ का जो पैसा है वो जा रहा है और 3 मतलब टैक्स का जो पैसा है वो चला जा रहा है। उसके बाद जो बचती है वो उनके हाथ में आई हुई इनकम है, जिसे हम नेट इनकम कहते हैं। वहीं पे मंथली सरप्लस इन हैंड, मंथली सरप्लस इन हैंड का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी इन्होंने इनकम के सोर्सेज बताए उसमें से ये जितने भी उनके एक्सपेंसेस हैं वो हटा दें और जो टैक्स का अमाउंट है वो हटा दें, तो जो उनके पास मंथली सरप्लस में बचता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि आप देख पा रहे हैं कि 7,000 रुपीज़ बच रहा है। इसको आप सेविंग से कंफ्यूज मत होइए, ये वो पैसा है जो कि हाथ में बच रहा है 7,000 रुपीज़ में। वहीं पे जब हम सेविंग्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखें कि यहाँ पे जो है इनके जो हाथ में बचा हुआ पैसा है वो भी, और साथ ही साथ जो इन्होंने नंबर 2 और नंबर 3 आप देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पीएफ में जो पैसा जमा किया है वो इंक्लूडेड है इसमें, और साथ ही साथ जो इनके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे हैं वो इंक्लूडेड है, तो वो भी सेविंग्स का पार्ट बनती हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जो हाथ में पैसे बचते हैं वही सेविंग्स है, नहीं। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपका पीएफ का जो पैसा है वो भी आप ही को मिलना है बाद में, टैक्स का भले आपको नहीं मिलना है बट पीएफ का पैसा तो आप ही को मिलना है, तो उसे भी उन्होंने सेविंग्स में इंक्लूड किया है। आप देखेंगे कि जो सेविंग रेशियो जो होता है, क्या होता है कि टोटल जितनी इनके पास इनकम आई और कितना उसमें से वो बचा पाए वो सेविंग रेशियो होता है। तो जो सेविंग का अमाउंट डिवाइड किया है उन्होंने टोटल इनकम के अमाउंट से, इस तरह से सेविंग रेशियो जो है निकल कर आया है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ये बैलेंस शीट के थ्रू गो इन करें कि आप देखें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको सब चीज़ें जो है समझ में आई हैं कि नहीं। अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो एक बार जो है वापस से बैक जाके प्ले कीजिए, तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कैश फ्लो और इनफ्लो को। कैश मैनेजमेंट का जो तरीका है वो आपको मदद करता है कि इनकम और एक्सपेंस के बीच में जो फ्लो है उसको मेंटेन कर सकें, ताकि आपके पास हमेशा रेडी में कैश अवेलेबल हो, जिसे आप कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर पाएँ।
वहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो होता है वो बजट से काफ़ी अलग होता है। कई बार हम बजट तो तैयार कर लेते हैं, बट जब एक्चुअल एक्सपेंसेस को देखते हैं तो बजट से काफ़ी अलग निकल कर आते हैं। तो आपको जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट तैयार करना है तो ध्यान देना है कि एक्चुअल में क्या खर्चे हुए, एक्चुअल में क्या इनकम के सोर्सेस आए, तो उसको आप मेंशन करें और फिर आप उसको जो है कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले बनाए हुए बजट से और देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है आपको अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की ज़रूरत है या फिर कहाँ पे आपको लगता है कि आपके बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बजट तैयार करते हैं उसमें दो चीज़ें आपको करनी रहती है। एक होता है बजटिंग और दूसरा होता है फोरकास्टिंग। अब बजटिंग जो है एक हाउस होल्ड को मदद करता है उनके इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठाने में कि अच्छी सेविंग हो सके, जिससे कि ना केवल आज की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके बल्कि फ्यूचर की ज़रूरतों को भी हम मीट कर सकें। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला कि आपको जो है लिस्ट करना है आपके रेगुलर और डेफिनेटिव इनकम्स के सोर्सेस, कि ऐसे कहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है। जो सैलरी पर्सन है उसको पता है कि उसकी रेगुलर इनकम कहाँ से आ रही है। वहाँ पे जो बिजनेस में है उनको भी एक्सपीरियंस से पता है कि अभी तक की जो डेफिनेट इनकम सोर्सेस कौन कौन सी हैं, उसको लिस्ट आउट करें। अब उसमें से जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस आपके होने हैं, यानी कि अगर आप पीएफ में देते हैं, अगर आपका कोई लोन चल रहा है या फिर आपका जो है कहीं पे ईएमआई जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को जो है आप अपने इनकम में से माइनस करें। टैक्स को भी माइनस करें क्योंकि ये भी मैंडेटरी एक्सपेंस है। तो जो बचता है वो बचता है डिस्पोजेबल इनकम। अब उसमें से आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई हो गई, बिजली का बिल हो गया, तो उन सबको माइनस करें। तो जो बचता है उस डिस्पोजेबल इनकम में से अब आपको जो है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे कि आपको जो है लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अगर आपको मान लेते हैं कहीं वेकेशन पे जाना है, तो ये सब जो है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हो गए। कि एंटरटेनमेंट में जो आप खर्चे करते हैं कि मूवी जाना है, तो ये सब चीज़ों को जब माइनस करते हैं तो जो बचता है वो है सेविंग। और यही हमने जो है टेबल में सीखा। अभी जब हमने टेबल आपके साथ डिस्कस किया तो यही स्टेप्स को फॉलो करके हम सेविंग वाले अमाउंट पर आए। दोस्तों, जब भी आप बजट तैयार करते हैं तो वहाँ पे फोरकास्टिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको देखना है कि जो आपने बजट प्लान तैयार किया है क्या वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए किया है कि नहीं। क्योंकि आप जो है जानते हैं कि कुछ ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे जो सब्जियों के भाव ज़्यादा होते हैं, तो उस समय क्या आपने बजट में जो है अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस में जो ग्रॉसरी के कॉस्ट को क्या बढ़ा के लिखा है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे अगर आपने बढ़ा के नहीं लिखा है तो जब आप आगे जाके अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे एक्चुअल फिगर लिखेंगे तो डेफिनेटली वो बजट से ज़्यादा आने वाला है। तो इसका मतलब आपका बजट जो है वो फेल प्रूफ नहीं था। वहीं पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मान लेते हैं समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं और वहाँ पर जो है आपको स्कूल की फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, उतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ रही, तो उसको भी जो है आप अपने बजट में शामिल करें ताकि आप एक सही प्रेडिक्शन लगा पाएँ कि आपके महीने के एंड में कितनी सेविंग होने वाली है। दोस्तों, केवल बजट तैयार करना के लिए काफ़ी नहीं है, उसे बीच बीच में मॉनिटर भी करना रहता है। जहाँ पे आप मॉनिटर करते हैं तो बेसिकली आप अपने जो एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल इनकम को कंपेयर करते हैं अपने बजट से, और ये इसलिए करते हैं ताकि आप उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं उसको पता कर सकें। और एक बार आपने ये डिफरेंसेस को देख लिया तो आप जो है अपने बजट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं या फिर अपने एक्सपेंसेस में कुछ चेंजेस ला सकते हैं ताकि आपका बजट जो है वो रियलिटी के सबसे करीब हो। और इस तरह से आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव रहता है ये बजटिंग से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है सेविंग कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी सेविंग को कंपेयर करना है आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से, क्योंकि सेविंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग जो है एक रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं तो उनको पहले से ही पता रहता है कि मिनिमम उन्हें कितनी सेविंग करनी पड़ेगी ताकि वो इस रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव कर सकें। और इसके बीच में जो गैप है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अगर गैप कम है तो छोटे मोटे जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं उसको आप हटा दें तो आप जो है उस गैप को मीट कर जाएंगे। तो अगर गैप ज़्यादा है तो कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि जो उनका सेविंग रेट है, मान लेते हैं 28% का सेविंग रेट आपने एग्जांपल में देखा, तो उसको कैसे वो बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेव कर पाएँ। तो इतना बड़ा भी आपको उनको टारगेट नहीं बताना है जिसे वो मीट ही नहीं कर पाएँ, उसके बाद वो डीमोटिवेट हो। केवल 10% से बढ़ा दीजिए। अगर 28 है तो आप जो है 38 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक बार अगर वो टारगेट को अचीव कर जाते हैं तो उनको जो है काफ़ी हैप्पीनेस होगी और वो जो है और बड़े अच्छे टारगेट वो सेट कर सकते हैं ताकि वो इस गैप को
एलिमिनेट किया जा सके। गैप को एलिमिनेट करने का एक तरीका ये भी है कि जो भी उनके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि वो फिजूल खर्चे करते हैं, उसको वो कट डाउन करें। कई सारे अगर उन्होंने लग्जरी प्लान बना रखे हैं जहाँ पे उनको जो है इस होटल में जाके स्टे करना है, तो वो जो है अपने बजट को थोड़ा और कम करें। इस तरह से वो जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को जो है कम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को जो है सेव कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा जब भी लोगों को दिवाली बोनस आता है तो वो जो है उसको स्पेंड कर लेते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। जब भी लमसम में एक बड़ा अमाउंट आता है तो उसको डायरेक्टली सेविंग की तरफ ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट पर्पस को तैयार कर सके। वहीं दोस्तों, आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना पड़ेगा कि जब भी उनका प्रमोशन होता है और उनकी एक्स्ट्रा इनकम आने लगती है, इसका ये मतलब नहीं कि अब वो एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, बल्कि उनका एम होना चाहिए कि जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसे वो जो है सेविंग्स की तरफ डाइवर्ट करें। दोस्तों, आपने कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो सुना होगा, बट लोगों का भी बैलेंस शीट होता है जिसे हम पर्सनल बैलेंस शीट कहते हैं, और वो हमें बताता है कि कितना एक व्यक्ति का नेटवर्थ है। जब भी हम किसी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक जगह जो है उनके कितने एसेट्स हैं उसे मेंशन करते हैं, और दूसरी जगह उनकी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं उसे मेंशन करते हैं एक पर्टिकुलर डेट में। आपको बता दें, एसेट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फिजिकल एसेट हो गया जैसे प्रॉपर्टी और कार इत्यादि। वहीं पे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि इक्विटी, डेप्ट या म्यूचुअल फंड इत्यादि। वहीं पे जो लायबिलिटीज़ में आप क्या क्या लिखते हैं, उनके अगर कुछ भी लोन बचे हुए हैं तो कितना लोन का अमाउंट उनका जाना बाकी है उसे लिख दें, और साथ ही साथ अगर उनके कुछ क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ बचे हुए हैं तो उसको आप लिख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि यहाँ पे उनका पूरा जो लायबिलिटी है वो उन्होंने एक जगह लिख दिया है, पूरे जो एसेट्स हैं उसे एक जगह लिख दिया है। और जब उन्होंने इस तरह से एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज़ को हटाया तो वो नेटवर्थ वाले वैल्यू पे पहुँच पाए, कि इस केस में उनकी जो नेटवर्थ वैल्यू है 24,15,000 की निकल आई है। वहीं पर उन्होंने लायबिलिटीज़ में देखिए पूरा अपना हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड का ड्यू मेंशन किया है। एसेट में उनके जो कार है, उनका हाउस है, उनका म्यूचुअल फंड्स में क्या इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ, शेयर्स इत्यादि सब मेंशन किया है। इस तरह से आप भी अपना एक बैलेंस शीट ज़रूर तैयार कीजिएगा और देखिएगा कि आपका जो नेटवर्थ क्या है। और एक बार अगर नेटवर्थ तैयार हो जाए ना, उसके बाद आपका गोल होना चाहिए कि किस तरह से आप इस नेटवर्थ को आगे जाके बढ़ा सकते हैं, अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने क्लाइंट को एक बजट और सेविंग प्लान तैयार करके दे सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने क्लाइंट से सारी जानकारी ले लें कि कहाँ कहाँ से उनके सोर्सेस ऑफ इनकम है, कहाँ पे वो अपने एक्सपेंडिचर्स करते हैं। इस तरह से जब आप पूरी डिटेल को लेते हैं तो जो है आप पता कर पाएंगे कि इनका एक्चुअल में नेटवर्थ कितना है। वहीं पर अगर आपके क्लाइंट ने कोई भी जानकारी आपसे छुपाई तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो यूज़लेस हो जाता है। ये आप उनको बताएं और उसके बाद ये पूरी जानकारी लें। फिर आप देखें कि जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं, क्या इनके पास्ट एक्सपेंसेस भी उतने ही रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो है आपको फ्यूचर के एक्सपेंसेस के बारे में बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल तो हम जो है इतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे, बल्कि जो उनके पास्ट एक्सपेंसेस थे वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थे। तो हमें जो है यहाँ पे इनके क्या ड्रीम्स हैं वो नहीं मेंशन करना है। आपको जब भी बजट तैयार करना है तो उसकी जो रियलिटी के फिगर से काफ़ी क्लोज को जब आप तैयार करेंगे तो ही आपका बजट प्लान स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। वहीं पे आपको देखना है कि कहाँ पे वो अपने इस बजट में चेंजेस ला सकते हैं, कहाँ पे वो कम खर्चे कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर सकें। अब आप देखें कि सेविंग्स उन्हें कितनी करनी है। आप जब भी उनका एक रिटायरमेंट पर्पस की बात करें या कोई भी फाइनेंशियल गोल्स को डिस्कस करें तो आप जो है एक फिगर तक पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड सेविंग, यानी कि कम से कम इतनी अगर वो सेविंग हर महीने कर पाएंगे तो ही वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पाएँ। तो ये जो वैल्यू क्या है ये आपको कैलकुलेट करके उन्हें बतानी पड़ेगी, जो कि अब आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे, और तब आप देख पाएंगे कि कितना गैप है। उस गैप को आपको फिल करना है कि उनकी जो अभी सेविंग हो रही है और जो रिक्वायर्ड सेविंग है, तो उस गैप को किस तरह से वो मीट कर पाएँ। इसके लिए जो है आपको उनको सजेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर एसेट एलोकेशन, कि वो अपनी सेविंग से आई हुई इनकम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और कहाँ पर वो जो बचाई हुई इनकम को इन्वेस्ट करें ताकि वो अपने फ्यूचर गोल्स को मीट कर पाएँ। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब भी आप अपने सेविंग के अमाउंट को बजट में क्रिएट करते हैं तो उस सेविंग का जो अमाउंट है उसको आप ऑलरेडी जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की ओर बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि आप उस पैसों को खर्च कर पाओ कहीं और। दोस्तों, इससे पहले कि आप कंटिजेंसी प्लानिंग को समझें, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि ये कंटेंट यूज़फुल है और जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा ये यूज़फुल कंटेंट पहुँच पाएगा।
दोस्तों कंटिजेंसी प्लानिंग का ही दूसरा नाम है इमरजेंसी प्लानिंग। और जो इमरजेंसी है वो बोलकर नहीं आती, उसके लिए हमें जो है पहले से ही प्लान करना पड़ता है। वहीं पे अगर ऐसी कोई फैमिली है जहाँ पे 2 लोगों की इनकम से जो है पूरा घर चल रहा हो और अगर एक व्यक्ति की भी इनकम आनी बंद हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिमिलरली आप जानते हैं कि हेल्थ केयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो साल भर साल बढ़ रहे हैं, और अगर आपने कहीं पे भी हेल्थ इंश्योरेंस लेके नहीं रखा है और अचानक से अगर एक बड़ा खर्चा आ जाए तो जो है आपकी जितनी भी सेविंग्स है वहीं पे समाप्त हो जाती है। आप जब भी देखें कि इनकम स्ट्रीम्स जो है एक व्यक्ति के एक नहीं मल्टीपल होनी चाहिए, जिससे कि जो एक जगह से अगर इनकम आनी बंद हो जाए तो दूसरी जगह से जो इनकम है उससे घर बार चल सके। इमरजेंसी फ़ंड को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले अगर जॉब लॉस होता है तो आपकी आने वाली इनकम जो है आनी बंद हो जाती है। तो कम से कम जो 6 महीने की जितनी भी एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने जितना जो आपके पास सेविंग होना चाहिए वो अलग से होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए और इमरजेंसी फ़ंड के रूप में होना चाहिए। आज की रियलिटी ये है कि सेपरेशन और डाइवोर्स की केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब भी इस तरह के केसेस होते हैं तो आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है आपको अपने पार्टनर को देना पड़ जाए, तो एक बड़ा रिस्क है। इसलिए जो है आपको जो है पहले से ही एक तरह से प्री नप्टियल एग्रीमेंट में आना पड़ता है, जहाँ पे आप जो है अपने पार्टनर के साथ एग्रीमेंट में आ सकते हैं कि इनकेस अगर डाइवोर्स हो भी जाए तो भी कोई तरह का इनकम या प्रॉपर्टी शेयरिंग नहीं होगा। इस तरह के एग्रीमेंट्स का एक्चुअली इंडियन लॉ में उतना ज़्यादा वैलिडेशन नहीं है, बट फिर भी कंसिडर किया जा रहा है आजकल। वहीं पे आप देखें कि जब भी किसी के होल्डिंग्स की बात हो कि फैमिली का जो एसेट है, लायबिलिटी है, उसको डिवाइड करें हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ऐसा नहीं कि हस्बैंड के पास ही सारे के सारे एसेट्स हैं और वाइफ के पास ही सारे के सारे लायबिलिटीज़ हैं। इसके बीच में एक बैलेंस रखें कि कुछ एसेट्स जो है हस्बैंड के पास हैं, कुछ जो है वाइफ के पास है, कुछ लायबिलिटीज़ हस्बैंड के पास है, कुछ जो है वाइफ के पास है। वहीं पे आप देखें कि जो लोगों के सैलरी अकाउंट हो उसको डिफरेंट रखें कि हस्बैंड का अलग सैलरी अकाउंट, वाइफ का अलग सैलरी अकाउंट। इसके अलावा एक तीसरा जो है जॉइंट अकाउंट क्रिएट करें, जहाँ से जो है जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो जा रहा है और जो भी घर बार के जो खर्चे हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी करें तो उसको जो है जॉइंटली खरीदने की कोशिश करें कि जॉइंट बोरोवर्स बने जब भी लोन ले तो। दोस्तों आप लोगों ने कई बार टीवी में एनालिस्ट लोगों को देखा होगा बताते हुए कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है अभी ऐसा है, इस कंपनी का पी रेशियो इतना है। ठीक उसी तरह से आप अपने क्लाइंट की पर्सनल फाइनेंस का भी कई रेशियोज़ की मदद से फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। अब ये जो रेशियोज़ हैं निकालने के लिए आपको ज़्यादा डाटा की ज़रूरत नहीं है, केवल उनका इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डाटा अगर आपके पास हो तो आप इस रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। इस रेशियोज़ की मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे आपको जो है अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि वो जो आइडियल रेशियोज़ के करीब आ सकें। दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है सेविंग रेशियो। सेविंग रेशियो निकालना काफ़ी आसान है। उस व्यक्ति की जो साल भर में कितनी सेविंग हुई है उसे निकालें, उसको डिवाइड करें उनके एनुअल इनकम से। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की एनुअल इनकम 6 लाख रुपीज़ की है, जिसमें से वो 60,000 रुपीज़ सेव कर पाए हैं। तो उनका सेविंग रेशियो निकालने के लिए आप 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे तो निकल कर आता है 10%। ध्यान रहे कि जो 10% नहीं आएगा 0.10 आएगा, उसको आप जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप परसेंटेज टर्म्स में लिख पा रहे हैं। बस ध्यान रहे आपकी जब भी सेविंग्स को आप कैलकुलेट करेंगे तो उन्होंने उस साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, भले एफडी में किया हो, म्यूचुअल फंड्स में किया हो, शेयर्स में किया हो, भले ही प्रोविडेंट फंड में किया हो, सेविंग स्कीम्स में किया हो, वो सभी को भी आपको जो है सेविंग्स का हिस्सा मानना है। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि वो सेव कर पाए तभी तो वो उसे इन्वेस्ट कर पाए अपने एसेट पे। ठीक उसी तरह से इनका एक्सपेंस रेशियो निकालना भी काफ़ी आसान है। अगर उन्होंने साल में इस एग्जांपल में 60,000 रुपीज़ की सेविंग अगर की तो 6 लाख में से अगर आपने 60,000 को हटाया तो बचा कितना, 5,40,000। ये उनका एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस रेशियो निकालने के लिए एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम करना रहता है। तो इस केस में 5,40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे तो जो है 90% का इनका एक्सपेंस रेशियो निकल आया परसेंटेज बेसिस में। वहीं पर डेसिमल बेसिस में अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस सेविंग रेशियो कर दीजिए। वहीं पे सेविंग रेशियो निकालने के लिए 1 माइनस एक्सपेंस रेशियो कर लीजिए।
तो जब भी आप एक्सपेंस रेशियो निकालें तो ये बात ध्यान रहे कि एक्सपेंसेस में आप अगर कोई वन टाइम बड़े एक्सपेंस आए हैं उसको इंक्लूड नहीं करें। जैसे कि मान लेते हैं किसी के केस में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई थी फैमिली मेम्बर में और इतना बड़ा एक्सपेंस हो गया, तो उसको वो जो अगर एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे तो ये तो ऐसा एक्सपेंस हुआ जो कि बार बार नहीं आना है, तो इस वजह से हम गलत रेशियो में पहुँचेंगे। बट वहीं पर अगर बात हो किसी ने फॉरेन हॉलीडे करना है 3 साल में एक बार, जहाँ पर वो 6 लाख रुपीज़ जो है स्पेंड करने जा रहे हैं, तो उसका जो इक्वलेंट एक्सपेंस जो है 2 लाख रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से वो कंसिडर कर सकते हैं जब वो एक्सपेंस रेशियो निकालें। बस ध्यान रहे कि जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बार बार नहीं आते हैं, उसको जो है आप एक्सपेंस रेशियो के कैलकुलेशन से अलग रखें। वहीं पे ध्यान रहे कि हमेशा हमारा गोल रहता है कि हमारा एक्सपेंस रेशियो लो रहे और जो हमारा सेविंग रेशियो हो वो हाई हो, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनी रहे। दोस्तों, आपके क्लाइंट का टोटल एसेट निकालना काफ़ी आसान है। इसके लिए कुछ नहीं करना, उनके जितने भी एसेट्स हैं उसकी करंट वैल्यू आप एक टेबल में लिखें, उसको ऐड करें, तो वो जो निकल कर आएगा वो उनका टोटल एसेट कहलाएगा। एक कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहता है कि अगर उस व्यक्ति की कोई भी पर्सनल ज्वेलरी है या फिर ऐसा कोई मकान है जहाँ पर वो इन्वेस्टर खुद रहता है, या फिर उनकी कोई पर्सनल यूज़ में आई कार है, इसको एसेट्स में शामिल ना करें, क्योंकि एसेट्स को जो है रीसेल होना ज़रूरी है और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई बेचना नहीं चाहता है, तो उसको जो है आप एसेट में इंक्लूड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट में आप पहुंचेंगे। दोस्तों, टोटल लायबिलिटी निकालना भी काफ़ी आसान है। उस व्यक्ति के टोटल कितने लोन हैं, उनके क्रेडिट कार्ड डेब्ट कितने हैं, वो सब अगर आप एक लिस्ट में लिखें और ऐड करें तो उस व्यक्ति की टोटल लायबिलिटी निकल आएगी। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू रीपे द लोन। इसका मतलब कि जो भी अमाउंट उन्होंने लोन के रूप में दिया है उन्हें अपने फ्यूचर इनकम में से निकाल के देना पड़ेगा, और इसका ठीक प्रभाव पड़ता है उनकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, जहाँ पे लोन का अमाउंट अगर इतना ज़्यादा है कि हमें अपनी पूरी की पूरी इनकम उसमें लगानी पड़ जाए, तो ना हम ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं, ना हम घर के खर्चों को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक व्यक्ति की कई सारी लायबिलिटीज़ तो हैं बट साथ ही साथ बहुत सारे एसेट्स भी हैं। इसका कारण ये रहता है कि ये जो है अलग अलग लायबिलिटीज़ के मदद से एसेट को क्रिएट करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि आप एक अपार्टमेंट रेंट पे देना चाहते हैं, तो आपने अपार्टमेंट को लेने के लिए लोन ज़रूर लिया, बट आपने जो है उससे एक एसेट क्रिएट किया जो कि आपको रेंटल इनकम भी देने वाला है, साथ ही साथ जो अपार्टमेंट है उसकी वैल्यू साल भर साल ग्रो होने वाली है। तो इस तरह से आपने एसेट तो क्रिएट किया बट लायबिलिटी को लेके। तो लेवरेज रेशियो हमें ये पता करने में मदद करता है कि आपके एसेट क्रिएशन में लायबिलिटी का कितना रोल है। इसका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। टोटल लायबिलिटी को आप टोटल एसेट से अगर डिवाइड करेंगे तो लेवरेज रेशियो निकल कर आ जाता है। अगर लेवरेज रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी रिस्की है। वहीं पे अगर लेवरेज रेशियो 1 से भी ऊपर निकल कर आता है तो इसका मतलब यह है कि अगर इनके टोटल एसेट्स को भी लगा दें तो इनकी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से हम लेवरेज रेशियो निकालना सीखते हैं। कि मान लेते हैं एक इन्वेस्टर है जिनके पास खुद की एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए की। उनके इन्वेस्टमेंट और बैंक के बैलेंसेस को अगर आप ऐड करें तो 10 लाख रुपीज़ निकलता है। वहीं पे उनके 5 लाख रुपीज़ जो है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में रखे हुए हैं। इसके अलावा इनकी लायबिलिटीज़ क्या क्या है, इन्होंने जो रियल एस्टेट की एक प्रॉपर्टी ली है 30 लाख रुपीज़ की, जिसमें से 10 लाख रुपीज़ का उनका जो लोन अमाउंट है वो अभी भी बाकी है। वहीं पे जो उनके क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ हैं 2 लाख रुपीज़ के हैं, और उन्होंने एक अपने दोस्त से भी लोन लिया है 1 लाख रुपए का। तो अब हम क्या करेंगे, इनके टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ को जो है ऐड अप करेंगे। आप देखेंगे कि टोटल एसेट्स इनके कौन कौन से हुए। 50 लाख रुपीज़ हुआ जो कि इनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लेने में हुआ, जिसमें उन्होंने 30 लाख का लोन लिया, जिसमें से केवल 10 लाख बचा हुआ है। तो एसेट का जो प्राइस है वो 50 लाख रुपीज़ होगा, 30 लाख नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 50 लाख है। वहीं पे 10 लाख रुपीज़ क्या है, 10 लाख रुपीज़ उनके बैंक का बैलेंस है, 5 लाख रुपीज़ उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में रखा हुआ पैसा है। तो टोटल एसेट्स मिला के 65 लाख। वहीं पे टोटल लायबिलिटीज़ क्या क्या है, 10 लाख रुपीज़ का जो लोन का अमाउंट बचा है वो, 2 लाख रुपीज़ जो है उन्होंने क्रेडिट कार्ड के जो ड्यू बचे हैं, वहीं पे 1 लाख जो अपने दोस्त से कर्ज लिया है। तो टोटल लायबिलिटीज़ क्या है, 13 लाख। तो इनका लेवरेज रेशियो क्या है, 13 लाख डिवाइडेड बाय 65 लाख, जो कि निकल कर आता है 20%, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है, उतना ज़्यादा नहीं है ना। वहीं पे अगर ये 100% हो तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर है। वहीं पे अगर 100% से भी ज़्यादा निकल कर आए तो अगर ये अपनी पूरी एसेट को भी बेच देंगे तो अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नेटवर्थ तो निकालना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टोटल जितने एसेट हैं उसमें से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपको जो है नेटवर्थ निकल कर आएगा। वहीं पे आप इस व्यक्ति के एग्जांपल में देखेंगे कि 65 लाख रुपीज़ में अगर 13 लाख को माइनस कर दें तो 52 लाख जो है इस व्यक्ति का नेटवर्थ है।
दोस्तों अगर आप सॉल्वेंसी रेशियो निकालना चाहते हैं तो आपको जो है नेटवर्थ का जो अमाउंट है उसको टोटल एसेट से डिवाइड करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है लोगों के पास एसेट्स काफ़ी सारे होते हैं बट इसके बावजूद वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि उनकी एसेट से वैल्यू से जो है इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनका नेटवर्थ जो है 52 लाख था, उसको उन्होंने डिवाइड किया है टोटल एसेट से जो कि 65 लाख है, जिससे निकल कर आया इनका सॉल्वेंसी रेशियो 80%। इसको भी आप जो है सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है ऑलरेडी लेवरेज रेशियो है तो उसको 1 माइनस लेवरेज रेशियो करेंगे तो सॉल्वेंसी रेशियो निकल आएगा। वहीं पर लेवरेज रेशियो निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे तो आपको लेवरेज रेशियो निकल आएगा। आइए दोस्तों अब हम लिक्विडिटी रेशियो निकालना समझते हैं। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं उसे आप समझ लें। लिक्विड एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिसको आप जब चाहें बेच के उसका रियल वैल्यू जो है आप यूज़ में ला सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है आपकी सेविंग बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा, और अगर आपने मान लेते हैं लिक्विड फंड्स में कुछ पैसे रखे हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसको भी जो है आप जब भी चाहें बेच के उसका रियल वैल्यू जो है पा सकते हैं। ध्यान रहे कि रियल एस्टेट में रखा हुआ एसेट जो है वो लिक्विड एसेट नहीं कहलाता। इसका कारण ये है कि आप आज अगर चाहें अपनी ज़मीन को बेचना तो उसका जो अमाउंट को आते आते 2-3 हफ्ता तो मिनिमम लग जाएगा। वहीं पे शेयर्स को भी भले वो लिक्विड है उसको आप लिक्विड एसेट नहीं मान सकते। इसका कारण यह है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी अनसर्टेन रहती है, कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है। वहीं पे जब भी आप लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करना चाहें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं उसको डिवाइड करें आपके मंथली एक्सपेंसेस से, और इस तरह से आप अपना लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो की वैल्यू मिनिमम 4 to 6 होनी चाहिए, जो कि एक कंफर्टेबल जोन कहलाता है। आपको याद होगा कि जब भी मैंने इमरजेंसी फ़ंड की बात की थी तो आपसे कहा था कि कम से कम 6 मंथ्स तक की सेविंग तो आपके पास होनी चाहिए कि आपके जो 6 महीने के खर्चे पूरे हो सकें। लिक्विडिटी रेशियो भी आपको ठीक वही बता रहा है कि मिनिमम 4 to 6 मंथ्स की आपकी सेविंग हो तो आपका जो है लिक्विडिटी रेशियो अच्छा कहलाएगा। तो कम से कम आपके पास लिक्विड एसेट्स इतने होने चाहिए कि 4 से 6 महीने तक की जो खर्चे हैं उसे आप पूरा कर सकें। आइए दोस्तों अब हम एक फाइनेंशियल एसेट रेशियो निकालना सीखते हैं केस स्टडी की मदद से। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनकी शेयर्स में 5 लाख रुपए पड़े हैं, एफडी में 10 लाख पड़े हैं और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट उनके 12 लाख के हैं। ज़मीन है उनके पास 9 लाख की और टोटल गोल्ड है उनके पास 14 लाख का। तो आपको देखना है इसमें फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हैं? शेयर्स जो है वो फाइनेंशियल एसेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट जो है वो फाइनेंशियल एसेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो उसको अगर आप ऐड करेंगे तो 27 लाख निकल कर आया। वहीं पे फिजिकल एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट जिसको आप छू सकते हैं, जैसे ज़मीन हो गई, गोल्ड हो गया, तो उसको अगर आप ऐड करेंगे तो 23 लाख रुपीज़ निकल कर आया है। अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो इस व्यक्ति का टोटल एसेट निकल आएगा, जो कि निकल आया है यहाँ पे 27 + 23 50 लाख। तो फाइनेंशियल एसेट रेशियो क्या होता है कि इनके पास टोटल जितने एसेट्स हैं उसमें से फाइनेंशियल एसेट्स कितने परसेंटेज हैं। तो क्या करना है, 27 लाख को डिवाइड करना है 50 लाख से। क्या किया है हमने, फाइनेंशियल एसेट को डिवाइड किया है टोटल एसेट से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया ताकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएँ। तो 54% का इनका फाइनेंशियल एसेट रेशियो निकल कर आया। ये दोस्तों अब हम समझते हैं डेब्ट टू इनकम रेशियो। कई बार आप लोगों ने लोगों से सुना होगा कि हम लोन के लिए गए और हमें लोन ही नहीं मिला। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो फिर इनका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा नहीं होगा कि इन्होंने जो है पिछले जो लोन्स हैं उसे भरा नहीं टाइम से, और दूसरा कारण हो सकता है इनका डेब्ट टू इनकम रेशियो अच्छा नहीं है। अब हम समझने जा रहे हैं किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, मंथली जो डेब्ट का अमाउंट है कि जो भी लोन का अमाउंट जाना रहता है किस्त का पूरे महीने का, उसको अगर आप डिवाइड करें महीने की पूरी इनकम से तो डेब्ट टू इनकम रेशियो निकल कर आएगा। अब एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 1.5 लाख रुपीज़ की है और उनका जो लोन है वो 68,000 रुपीज़ का है, तो उनका डेब्ट टू इनकम रेशियो कैसे निकल आएगा, 60,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो निकल कर आया 40%। वहीं पे अगर 40% या 35% से भी ज़्यादा है तो ये रेशियो को हम हायर साइड ही मानेंगे। ऐसे लोगों को लोन मिलना उतना आसान नहीं होता। दोस्तों अगर आप जेन्युइनली फील करते हैं कि ये वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।